Fine. So we are going to start the portion of optical instruments. Fine. बोर्ड पे एक पूरा लेक्चर फ्लो लिख दिया मैंने कि थ्रू आउट द क्लास हम करने के वाले हैं। ये जितने पोर्शन है इतने पोर्शन में से हमें फाइनल सीबीएसई में से क्वेश्चन 100% चांस है एक मिलना ही मिलना है, एक या एक से ज्यादा ही मिलने हैं, दो मिलने ही मिलने हैं। फाइन। देखो the major portion that we have to cover is working of a simple microscope, working of a compound microscope and telescope. Fine. अब टेलीस्कोप की भी जो हमारी कैटेगराइजेशन है, टेलीस्कोप कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू कैटेगरीज। टेलीस्कोप कैन बी रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स और टेलीस्कोप्स कैन बी रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स। रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स की फर्दर दो हमारी कैटेगरीज है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप एंड टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। और रिफ्लेक्टिंग टाइप की हमारी न्यूटोनियन टेलीस्कोप एंड कैसेग्रेनियन टेलीस्कोप। फाइन, दीज आर द कैटेगरीज। ये हमारा मेजर क्वेश्चन है जो हमने कवर अप करना ही करना है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमारे माइसलेनियस टॉपिक्स हैं, इसमें माइसलेनियस टॉपिक्स में रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, लिमिटेशंस ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंड रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप एंड डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्टिंग एंड रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। फाइन, ये कंटेंट है जो हमने कवर अप करना है। अब इस कंटेंट की पूरी वर्किंग में लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वर्किंग ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप। जो डेरिवेशन जिस तरीके से डेरिवेशन कराऊंगा तो एक बार सिंपल माइक्रोस्कोप को बहुत डिटेल में करते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप की वर्किंग और डेरिवेशन से ही कंप्लीटली कंपाउंड माइक्रोस्कोप की वर्किंग और डेरिवेशन निकलेगी। सिमिलरली टेलीस्कोप। अब देखो टेलीस्कोप की हमारी फर्दर कैटेगरीज है, रिफ्रैक्टिंग टाइप, रिफ्लेक्टिंग टाइप, इसके चार हैं, एस्ट्रोनॉमिकल, टेरेस्ट्रियल, न्यूटोनियन और कैसेग्रेनियन। इन चारों की वर्किंग हमारे कोर्स में नहीं है। कोई तुम्हें ये नहीं कहेगा कि न्यूटोनियन टेलीस्कोप या कैसेग्रेनियन टेलीस्कोप की वर्किंग क्लियर करो, ठीक है? बस पता होना चाहिए कि इनका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। भाई बेसिकली जो हमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा वो इधर इट वुड बी अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप और इट वुड बी अ वर्किंग ऑफ अ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ठीक है? या इनके जो हमारे मैग्नीफाइंग पावर के फार्मूलाज क्रिएट होंगे उनका न्यूमेरिकल आएगा। या 2 या 3 मार्क में तुम्हें क्वेश्चन आएंगे डिराइव द एक्सप्रेशन और डिफाइन द एक्सप्रेशन फॉर रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, रिफ्रैक्टिंग और रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स की लिमिटेशंस क्या हैं और इनके बीच में डिफरेंसेस। फाइन, ये हमारा जो माइसलेनियस टॉपिक्स मैंने लिखे हैं ये चारों से भी याद करने वाले टॉपिक है। रिफ्लेक्टिंग माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर, टेलीस्कोप की रिजॉल्विंग पावर, इनके फॉर्मूलाज हैं रिजॉल्विंग पावर के सिंपल, और रिफ्रैक्टिंग और रिफ्लेक्टिंग टाइप की लिमिटेशंस और रिफ्लेक्टिंग और रिफ्रैक्टिंग टाइप के डिफरेंसेस। फाइन, ये हमारा पूरा लेक्चर फ्लो है जो हमने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को माइंड करना है। फाइन, राइट डाउन हेडिंग सिंपल माइक्रोस्कोप, वर्किंग ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप। Yes, right on. Simple microscope. The working of a simple microscope is based on a fact that the working of a simple microscope is based on a fact that whenever an object is placed, working of a simple microscope is based on a fact that whenever an object is placed between focus and optical center, whenever an object is placed between focus and optical center of a simple convex lens, focus and optical center of a simple convex lens, its highly magnified virtual and erect image, its highly magnified virtual and erect image is formed on the same side of lens. ठीक है, draw it. This is the ray diagram of a working of a simple microscope. We have object AB. Its image is formed on the same side of lens A dash, B dash. Optical center, focus, either focus. Fine.
और यहाँ पे इस रे डायग्राम में कोई प्रॉब्लम, देखो आई एम एक्सप्लेनिंग इट। वी हैव अ सिंपल कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के बिल्कुल सामने फ्रंट में हमने फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में एक ऑब्जेक्ट रखा है। According to basic rules of ray diagram, we know whenever an object is placed between focus and optical center of the lens, its virtual and erect image is formed on the same side of lens. Convex lens के जितने भी केसेस हैं, उन सब केसेस में जो इमेज रियल और इन्वर्टेड बनती है, ये हमारा लास्ट एक्सेप्शनल केस है जिसमें हमारी वर्चुअल या इरेक्ट इमेज फॉर्म होती है। ठीक है, वो बेसिक रे डायग्राम सबको पता है। फोकस पे ऑब्जेक्ट रखेंगे, इमेज इंफिनिटी पे बनेगी। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे शिफ्ट करते रहेंगे 2f पे रखेंगे, 2f पे बनेगी। वो डिफरेंट केसेस हैं। सभी केसेस में, कॉन्वेक्स लेंस के सभी केसेस में हमारी जो इमेज बनती है वो रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। दिस इज द एक्सेप्शनल केस दैट व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, its highly magnified virtual and direct images formed on the same side of lens. Fine. Working principle क्या है? रूट जो हमारा रे डायग्राम है उसके रूल्स को फॉलो करते हैं। ये हमारा एक फ्रंट पे ऑब्जेक्ट पड़ा है फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। यहाँ से एक रे निकलेगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। रिफ्रैक्शन के बाद ये क्या करेगी? फोकस से पास करेगी। दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस। रूल सबको पता है। whenever a ray is parallel to principal axis, after refraction it will pass through focus। और सेकंड रे जो हमारी ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है सिंपली, ठीक है, इसको ऑप्टिकल सेंटर से पास करा लेना, थोड़ा मिस हो गया। ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी, इट विल सिंपली रिट्रेस इट्स पाथ और पीछे जाके जब इनको ज्वाइन करेंगे इट विल फॉर्म द वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। इस रे डायग्राम में कोई इशू नहीं। अब देखो यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन का पॉइंट करना है हमने। क्या? इस ऑब्जेक्ट के बिल्कुल पैरेलल हमने एक डॉटेड लाइन बनानी है और यहां से इसको ऑप्टिकल सेंटर पे ज्वाइन करना। फाइन, ये कंस्ट्रक्शन करो। इस ऑब्जेक्ट के बिल्कुल पैरेलल हमने एक डॉटेड लाइन बनानी है और यहां पे इसको ऑब्जेक्ट के ऑप्टिकल सेंटर के साथ ज्वाइन करना। फाइन, चलो नाउ बनाओ एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीफाइंग पावर। एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप। मैग्नीफाइंग पावर। यस, मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला बताया था, रेशो ऑफ बीटा और अल्फा। मैग्नीफाइंग पावर होता क्या? रेशो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट द आई टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द आई। आई एम राइटिंग हियर एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज at the eye to the angle subtended by the object at the eye। yes, डेरिवेशन बहुत ध्यान से समझ लेना। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, सेम डेरिवेशन हम फॉलो करेंगे। ठीक है, हाँ जी। अब इधर देखो, यस, ये हमारी इमेज है। लेट्स से ये इमेज वाला पार्ट जो आई, यहाँ पे हमारा आई लेवल होगा। ठीक है, यहाँ पे हम बना देते हैं, यहाँ पे इसको बना देता हूँ। दिस इज आवर आई। फाइन। अब आई के थ्रू जब हम देख रहे हैं, लेट्स से हमारा ये जो इमेज है, इमेज इज सबटेंडेड एन एंगल ऑफ बीटा, ठीक है, एट द आई और द ऑप्टिकल सेंटर। और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। देखो, इस ऑब्जेक्ट, अगर ये हमारा ऑब्जेक्ट का साइज है AB, तो ये भी हमारा AB होगा। ठीक है, मान के चलते हैं मैं इसको अगर C पॉइंट मेजर कर लूं तो A' C और AB हमारा सेम होगा। ठीक है, तो ये अगर ये ऑब्जेक्ट है तो A' C को भी मैं ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर सकता हूं। तो ऑब्जेक्ट हमारा ऑप्टिकल सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, मैंने इसको मान लिया अल्फा। तो ये बड़ा एंगल हमारा हो गया बीटा, छोटा एंगल हमारा हो गया अल्फा। तो मैग्नीफाइंग पावर का हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? m इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। और बीटा अपॉन अल्फा तुम्हारा, अगर हमारे एंगल बहुत स्मॉल है तो बीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू tan बीटा और अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू tan अल्फा। और tan बीटा की यहां से वैल्यू क्या होगी? tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो यहां पे इस फॉर्मूला को रिकलेक्ट करते हैं। मैग्निफिकेशन बीटा की वैल्यू यहां से क्या आएगी? a' b' अपॉन a'(o)। ठीक है, यहां से बीटा की वैल्यू आएगी a' b' अपॉन a'(o)। और अल्फा की वैल्यू क्या आएगी हमारी? a' को मैं ab भी लिख सकता हूं, ab अपॉन a'(o), ab अपॉन a'(o), a'(o) से a'(o) कैंसिल। मैग्निफिकेशन की वैल्यू आ गई a' b' अपॉन a। ठीक है, मैग्निफिकेशन की वैल्यू, मैग्निफिकेशन और मैग्नीफाइंग पावर। ठीक है, स्मॉल m फैक्टर इज
मैग्नीफाइंग पावर और मैग्निफिकेशन. सो मैग्नीफाइंग एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीफाइंग पावर और मैग्निफिकेशन कम्स आउट टू बी a dash b dash upon ab. अब a dash b dash क्या है हमारा? हाइट ऑफ इमेज, ठीक है, और ab हमारा क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, नोट कर लो. सो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप, magnifying power of a simple microscope is the ratio of height of image to that of height of object. Height of image to that of height of object. ठीक है, अब इसको प्रॉपर्ली नोट्स बनाते रहना, ठीक है, पूरा तुम्हारा 5 मार्क के अकॉर्डिंगली मटेरियल लिखवा रहा हूं, उसको अच्छे से कवर अप कर लेना. देखो अब इसके आगे मैग्निफिकेशन की वैल्यू आ गई a dash b dash upon ab. अब मैग्निफिकेशन का लेंस में हमें जनरल फॉर्मूला पता है. एक तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होती है, एक मैग्निफिकेशन की वैल्यू v अपॉन u भी होती है, ठीक है. लेंस के केस में v अपॉन u होती है और मिरर्स के केस में माइनस v अपॉन u, ठीक है. तो मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला हमारा हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो हमारा यहाँ पे आया, एक मैग्निफिकेशन की वैल्यू v अपॉन u भी होती है, ठीक है. तो यहां से जो हमारा मैग्निफिकेशन का एक्सप्रेशन आया, तो मैग्निफिकेशन और मैग्नीफाइंग पावर को मैं v अपॉन u भी लिख सकता हूं, स्मॉल m की वैल्यू v अपॉन u, ठीक है. अब इस ये जो हमारी इक्वेशन है मैग्निफिकेशन इक्वल टू v अपॉन u, अगर इसमें मैं साइन कन्वेंशंस डालता हूं यहां पे, ठीक है, अप्लाइंग साइन कन्वेंशंस. अब यहां से देखना साइन कन्वेंशन डाल के इक्वेशन क्या बनती है, अप्लाइंग साइन कन्वेंशंस. साइन कन्वेंशन लगा के v तुम्हारा, हां जी, वर्चुअल एंड इरेक्ट के केस में v तुम्हारा क्या होता है? नेगेटिव. वर्चुअल एंड इरेक्ट के केस में v हमेशा नेगेटिव. इसको नोट कर लो. चाहे लेंसेस के केस में, फॉर लेंसेस, अभी क्योंकि रियल एंड इन्वर्टेड के साथ भी हमने डील करना है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, तो ये कन्वेंशन नोट कर लो. फॉर लेंसेस वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट के लिए v क्या रहेगा तुम्हारा? नेगेटिव. और रियल एंड इन्वर्टेड के लिए v तुम्हारा क्या रहेगा? पॉजिटिव, ठीक है. और u तो हमेशा नेगेटिव होता ही होता है. फोकल, व्हाट अबाउट फोकल लेंथ? फोकल लेंथ कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव, कॉनकेव के लिए नेगेटिव, ठीक है. और मिरर्स के केस में v के कन्वेंशंस उल्टे होते हैं, ठीक है. अब मिरर्स वाला, रिफ्लेक्शन वाला एक बार 2 मिनट लगा के पोर्शन रिकवर कर लेते हैं, रिव्यू कर लेते हैं. फोकल लेंथ, चाहे तुम्हारा कॉनकेव मिरर हो, चाहे वो तुम्हारा कॉन्वेक्स, चाहे वो तुम्हारा कॉनकेव मिरर हो, चाहे वो तुम्हारा कॉनकेव लेंस हो, फोकल लेंथ हमारी नेगेटिव. कॉनकेव की नेगेटिव, चाहे मिरर चाहे लेंस. फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर की भी नेगेटिव और कॉन्वेक्स लेंस की भी नेगेटिव. उसके बाद ये जो तुम्हारा कॉन्वेक्स, चाहे मिरर आ जाए चाहे लेंस आ जाए, फोकल लेंथ तुम्हारी पॉजिटिव, u हमेशा नेगेटिव, u इज ऑलवेज नेगेटिव. व्हाट अबाउट v? लेंसेस के केस में, वर्चुअल एंड डायरेक्ट के केस में v नेगेटिव, रियल एंड इन्वर्टेड के केस में v पॉजिटिव. मिरर्स के केस में उल्टा होगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट के केस में v पॉजिटिव होता है, रियल एंड इन्वर्टेड के केस में v नेगेटिव, ठीक है. अब यहाँ पे देखो, जैसे ही मैं साइन कन्वेंशन लगाऊंगा, v की वैल्यू क्या डालनी है हमने? वर्चुअल एंड डायरेक्ट के केस में नेगेटिव. तो यहाँ पे मैं v की जगह डाल रहा हूं -d. d इज योर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है. नोट करो, हियर v इक्वल टू -d एंड d इज LDDB, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है. v इज योर -d, d इज योर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है. और यहाँ पे u की जगह क्या डालेंगे? -u, ठीक है. m की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी यहां से d अपॉन u. वैल्यू ऑफ m कम्स आउट टू बी d अपॉन u. पहुंचो यहां तक, इतने में कोई इशू? ठीक है, इतना हो गया. चलो हाँ, आगे लिखो. अप्लाइंग लेंस फॉर्मूला, जस्ट राइट डाउन. अप्लाइंग लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला तुम्हारा 1 upon v minus 1 upon u equals to 1 upon f. हाँ जी. अब लेंस फॉर्मूला में जैसे ही मैं कन्वेंशंस डालूंगा, कन्वेंशंस डालने क्या होगा? v की वैल्यू क्या होगी? -d, u इक्वल टू -u और f तुम्हारा +f ही रहेगा, ठीक है. अप्लाइंग साइन कन्वेंशंस, डालो कन्वेंशंस. अप्लाइंग साइन कन्वेंशंस,
ठीक है, साइन कन्वेंशंस डालो इस फॉर्मूला में 1/v - 1/u इक्वल टू 1/f में v की जगह -d इज डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन, u तुम्हारा -u और f तुम्हारा +f। तो साइन कन्वेंशंस डालते ही ये तुम्हारी इक्वेशन बनेगी 1/-d माइनस ऑफ 1/-u इक्वल टू 1/f। ठीक है, ये तुम्हारा रब कर रहा हूं यहां पे, और ये तुम्हारी इक्वेशन बन जाएगी, ये पॉजिटिव हो जाएगा 1/u इक्वल टू 1/f प्लस 1/d। ठीक है, क्लियर है? मैंने 1/u को पॉजिटिव रख दिया, d नेगेटिव था, इसको उधर ले गया। अब इधर देखो, मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या है? d/u। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को d से मल्टीप्लाई कर दूं, d, तो ये क्या बन गया? d/u m, d/u इज मैग्निफिकेशन, d/f और ये तुम्हारा कैंसल। सो मैग्निफिकेशन और मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप कम्स आउट टू बी 1 + d/f। करो नोट। Thus the magnifying power of a simple microscope comes out to be 1 + d/f। d तुम्हारा क्या है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन। ठीक है, और ये नॉर्मल आई के लिए कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। नोट कर लो, फॉर नॉर्मल आई d इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। यहां तक हो चुका है? अब ध्यान से समझो जो चीज मैं बताने की कोशिश, नोट करो इसको। अब सिंपल माइक्रोस्कोप की जो मैग्निफिकेशन है, इसके भी दो केसेस में फर्दर, इनको थोड़ा स्टडी करते हैं डिटेल में। Thus magnification of a simple microscope comes out to be 1 + d/f। f तुम्हारी फोकल लेंथ है और d तुम्हारा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन, नॉर्मल आई के लिए 25 सेंटीमीटर। बढ़े आगे। सिंपल माइक्रोस्कोप किसी ने डेली लाइफ में देखा है? क्या होता है सिंपल माइक्रोस्कोप? हाँ, वो जो तुम लैब में यूज करते हो वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है? मैग्नीफाइंग ग्लास। सिंपल, जो तुम्हारा मैग्नीफाइंग ग्लास जो तुम्हारे ज्वेलर्स यूज करते हैं। ठीक है, अब ये चीज तुमने देखी, जब भी हमने सिंपल माइक्रोस्कोप यूज करना होता है, हमें थोड़ा अपनी आई पे स्ट्रेन डालना पड़ता है। गेटिंग माय पॉइंट? कि अगर मुझे फॉर एग्जांपल मैग्नीफाइंग ग्लास से किसी चीज को देखना है तो मुझे अपनी आई पे स्ट्रेन डालना पड़ता है। वो स्ट्रेन क्यों डालना पड़ता है? क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो इमेज बने वो मेरी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के अंदर बने। गेटिंग माय पॉइंट? राइट डाउन। दिस इज द इक्वेशन फॉर मैग्निफिकेशन। This is the equation for magnification. This is the equation for magnification. To produce the image, in between the least distance of distinct vision. This is the equation for magnification to produce the image in between the least distance of distinct vision, and for that purpose there should be some strain on the eye. There should be some strain on the eye. There should be some strain on the eye. ठीक है, केस 2 बनाओ किसी का। केस 2, इफ वी वांट द आई टू बी रिलैक्स। केस 2, इफ वी वांट द आई टू बी रिलैक्स, ठीक है, फॉर नॉर्मल रिलैक्स्ड आई, फॉर नॉर्मल relaxed eye, yes, for normal relaxed eye, write down, the image should be formed at infinity. For normal relaxed eye, the image should be formed at infinity, and the object should be placed at the
फोकस ऑफ द लेंस. 2 मिनट. So for normal relaxed eye, image should be made at infinity. इमेज तुम्हारी इंफिनिटी पे बननी चाहिए और ऑब्जेक्ट तुम्हारा फोकस पे पड़ा होना चाहिए. एंड इन दैट केस एक्सप्रेशन फॉर मैग्निफिकेशन कम्स आउट टू बी d by f. अब अगर इन दोनों कंडीशंस को v इक्वल टू इंफिनिटी और u इक्वल टू फोकस आप मिरर फॉर्मूला में डालोगे, एक्सप्रेशन फॉर मैग्निफिकेशन विल कम आउट टू बी d upon f. करो. These are the two cases for image formation of a simple microscope. ठीक है, दोबारा से इधर देखो. यस, सिंपल माइक्रोस्कोप हमारा मैग्नीफाइंग ग्लास होता है. फाइन. जो हम सिंपल माइक्रोस्कोप से किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक माइन्यूट ऑब्जेक्ट है. यस, इधर देखो, ये जो हमारा माइन्यूट ऑब्जेक्ट है, मुझे इस माइन्यूट ऑब्जेक्ट को सिंपल माइक्रोस्कोप से स्टडी करना है मैग्नीफाइंग ग्लास से, तो मुझे अपनी आईज पे स्ट्रेन डालना पड़ता है. वो स्ट्रेन क्यों डालना पड़ता है? बिकॉज आई वांट कि ये जो हमारी इमेज बने, दिस इमेज शुड बी फॉर्म्ड इन बिटवीन लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. मतलब जो नॉर्मल आई के लिए 25 सेंटीमीटर होती है. ठीक है, मैं चाहता हूं कि ये जो इस स्मॉल ऑब्जेक्ट की इमेज है, ये मेरे एलडीडीबी में बने, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के लिए. उसके केस में मुझे अपनी आई पे स्ट्रेन डालना पड़ेगा, और स्ट्रेन के केस में जो हमारा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बनेगा, दैट इज 1 प्लस d by f. और d की वैल्यू अगर न्यूमेरिकल आएगा, d की वैल्यू टोटली 25 सेंटीमीटर पुट कर दोगे. नाउ इफ वी वांट कि हमारी आई रिलैक्स रहे बिल्कुल, ठीक है, इफ वी डोंट वांट टू स्ट्रेन आवर आई, तो फॉर अ रिलैक्स्ड आई जो तुम्हारी इमेज बननी चाहिए वो इंफिनिटी पे बननी चाहिए. और लेंस के केस में इमेज इंफिनिटी पे कब बनती है? जब तुम्हारा ऑब्जेक्ट फोकस पे हो. तो मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला में 1/v - 1/u इक्वल टू 1/f में जब आप ये कंडीशंस डालोगे, u की वैल्यू इंफिनिटी डालोगे, v की वैल्यू इंफिनिटी डालोगे, u की वैल्यू फोकस डालोगे, तो मैग्निफिकेशन और मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला आपका d by f. These are the two different cases of working of a simple microscope. Clear? ठीक है, मैग्निफिकेशन सिंपल माइक्रोस्कोप के दो फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला भी याद रखना, 1 प्लस d by f. आया कैसे? लेंस फॉर्मूला. ठीक, चलो हेडिंग बनाओ. तो वैसे अगर हम d by u में v को इंफिनिटी और u को f डालेंगे तो फिर इंफिनिटी आएगा. f नहीं डालोगे, फोकल लेंथ डालोगे, स्मॉल f. तो मतलब v को इंफिनिटी डालेंगे तो फिर मैग्नीफाई डाल के देखो. v by u से इंफिनिटी बाय समथिंग है उसमें लेंस फॉर्मूला. चलो हेडिंग डालो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप. हो गया, समझ आया मैंने क्या कहा था? d by u में डाल के 1/v minus 1/u इक्वल टू 1/f ना. v तेरा इंफिनिटी हो गया, ये टर्म तो खत्म होगी. ठीक है, v तेरा इंफिनिटी, तो ये तुम्हारा 1/f इक्वल टू माइनस ऑफ 1/u. साइन कन्वेंशन डालेगी, u की जगह माइनस u, ये पॉजिटिव हो गया. d से मल्टीप्लाई कर, d upon u तेरा क्या हो गया? मैग्निफिकेशन, व्हिच इज फर्दर इक्वल टू d by f. हेडिंग लिखो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप. Write down, in compound microscope is used to see the minute objects clearly. Compound microscope is used to see compound microscope is used to see minute objects clearly, which are not clearly seen with a simple microscope. ठीक है, which are not clearly seen with a simple microscope. अब ये बहुत ध्यान से समझना, ठीक है, चाहे वो रे डायग्राम की वर्किंग है, चाहे वो तुम्हारा मैग्निफिकेशन का एक्सप्रेशन है.
इधर देखो, सिंपल माइक्रोस्कोप में हमारा सिंपली देखो वर्किंग प्रिंसिपल अगर देखें कॉमन सेंस पे बेस्ड है भाई। अभी हमने मैग्नीफाइंग ग्लास पढ़ा, सिंपल माइक्रोस्कोप। एक लेंस क्या कर रहा था, इमेज को मैग्नीफाई कर रहा था। अब फॉर एग्जांपल मुझे एक ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखना है, इस ऑब्जेक्ट को क्लियरली स्टडी करना है, मैंने मैग्नीफाइंग ग्लास यूज किया। ये ऑब्जेक्ट इतना माइन्यूट था कि मुझे जितनी मैग्निफिकेशन चाहिए वो प्रोड्यूस नहीं हो पाई। मुझे पता है कि एक लेंस से मैग्निफिकेशन बढ़ जाती है, तो मैं क्या करूंगा, एक और लेंस उसके साथ सीरीज में यूज कर लूंगा। सिंपली वर्किंग ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम दो लेंस को यूज करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करने के लिए। जो हमारा फर्स्ट लेंस होगा, इस लेंस को नाम दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। The first lens that is used in compound microscope is called objective lens, और सेकंड जो तुम्हारा लेंस होगा इसको नाम दिया जाएगा आईपीस, ठीक है। ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ और एपर्चर स्मॉल होगा, राइट डाउन। द एपर्चर एंड फोकल लेंथ की एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि ऑब्जेक्टिव और आईपीस किसकी एपर्चर, फोकल लेंथ, पावर कैसे कैसे वेरी करती है, नोट कर लो। Objective lens has smaller aperture and smaller focal length than the eyepiece. Objective lens has ठीक है, I'm writing in front of it, small aperture and small f का मतलब फोकल लेंथ। और उसके बाद आईपीस लेंस की लार्ज एपर्चर एंड लार्ज एफ। ये तो रहा इनके फोकल लेंथ के रिलेशन। व्हाट अबाउट पावर? किसकी पावर ज्यादा होगी? आईपीस की, सॉरी ऑब्जेक्टिव की। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? ऑब्जेक्टिव लेंस की जो हमारी फोकल लेंथ है वो स्मॉल है, तो इसकी पावर ज्यादा होगी, ठीक है। लेट्स से ये हमारी पावर है ऑब्जेक्टिव की P नॉट, ये हमारी पावर आईपीस की P नॉट विल बी ग्रेटर देन P। मतलब जो मेन ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करना है, ज्यादा मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस करनी है, वो काम फर्स्ट लेंस का है, ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। मैग्नीफाई जो तुम्हारा आईपीस है, आईपीस इज जस्ट अ सपोर्टिव टूल, कि जो हमारी इमेज बनी उसको और थोड़ा और बड़ा करना है, उसके लिए हम आईपीस को यूज करेंगे। मतलब जो हमारा ऑब्जेक्ट है, मेन ऑब्जेक्ट है, मेजर ऑब्जेक्ट है, उस छोटे ऑब्जेक्ट को ज्यादा मैग्नीफाई करने के लिए ऑब्जेक्टिव यूज करेंगे, ठीक है। एंड आईपीस इज जस्ट अ सपोर्टिव टूल, कि वो जो हमारी इमेज बनी उसको थोड़ा और बड़ा करना है, तो आईपीस। क्लियर, ठीक है। ये याद रखना, ऑब्जेक्टिव की एपर्चर और फोकल लेंथ स्मॉल होती है। फोकल लेंथ स्मॉल है तो पावर ज्यादा होगी। आईपीस का एपर्चर और फोकल लेंथ तुम्हारी लार्ज रहेगी, ठीक है। कितना क्लियर है? अब इसका रे डायग्राम स्टडी करते हैं। यस, राइट डाउन, नॉट राइट डाउन, जस्ट मैं कंडीशन बता रहा हूं तुम्हें। देखो, ऑब्जेक्ट को तुमने रखना है बियॉन्ड फोकस। मतलब f और 2f के बीच में, ठीक है, फोकस से पीछे। ये तुम्हारा लेफ्ट से ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये तुम्हारा f हो गया, ये तुम्हारा हो गया 2f, ठीक है। बियॉन्ड फोकस, फोकस से पीछे रखना है, मतलब f और 2f के बीच में, फाइन। ठीक है। अब ये रे डायग्राम थोड़ा देखना, बन रही है तो ठीक है, नहीं तो वो जबरदस्ती रेस को मीट करवाना पड़ता है इन केसेस में थोड़ा, ठीक है। फोकस और f और 2f के बीच में मैंने इस ऑब्जेक्ट को रखा। हाँ जी, रूल्स रे डायग्राम के फर्स्ट रे तुम्हारी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्रैक्शन के बाद ये क्या करेगी? फोकस से पास करेगी, इसको फोकस से पास कराओ। और सेकंड रे तुम्हारी ऑप्टिकल सेंटर से पास करके ये यहाँ पे तुम्हारी मीट करेगी। ये तुम्हारी बन गई इमेज। इसको नाम दो ए बी और इसको नाम दो ए डैश बी डैश। ड्रॉ इट, ए बी ए डैश बी डैश।
ठीक है, इतना बन गया, फाइन। अब इधर देखो, यस, रे डायग्राम को थोड़ा प्रॉपर करने के लिए ये ध्यान रखना, देखो जैसे अब यहाँ पे मैंने 2 लेंसेज पहले ही बना दिए थे, ठीक है। अब एग्जाम में ध्यान रखना कभी भी 2 लेंसेज पहले नहीं बनाने, ठीक है। पहले अब देखो यहाँ पे हमारी जगह थोड़ी स्मॉल बची, थोड़ी कम बची, तो अभी यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इस आईपीस को थोड़ा आगे शिफ्ट कर रहा हूँ। हाँ, एक और चीज, एक और बहुत कॉमन क्वेश्चन है इसका, ये मैंने अपना आईपीस आगे शिफ्ट कर दिया। The thing is, क्वेश्चन इज, क्या ऑब्जेक्टिव और आईपीस की पोजीशन हमारी फिक्स होती है या वेरिएबल होती है? क्वेश्चन इज, वी कैन एडजस्ट द पोजीशन ऑफ लेंसेज इन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप और इट इज फिक्स्ड? We can adjust, and the adjustment tool, adjustment principle that is used is rack and pinion arrangement. Note करो, rack and pinion arrangement, rack and pinion arrangement, rack and pinion arrangement is used to, rack and pinion arrangement is used to shift the positions of objective and eyepiece, is used to shift the positions of objective and eyepiece. Rack and pinion arrangement is used to shift the positions of objective and eyepiece. और ये तो सबको पता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप तो सबने देखा है। देखो, एक तो ऊपर से जो होता है फिक्स होता है, और नीचे एक मिरर, नीचे एक लेंस लगा होता है जिसको तुम ऊपर नीचे कर सकते हो, स्लाइड कर सकते हो। देखा हुआ ना कंपाउंड माइक्रोस्कोप? एक तो जहां पे तुम्हारा आई लेवल होता है वो तो तुम्हारा फिक्स होता है, एक जो लेंस नीचे लगा होता है दैट इज मूवेबल, ठीक है, उसको तुम ऊपर नीचे घुमा सकते हो। दैट इज योर रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट, मतलब ऑब्जेक्टिव और आईपीस की तुम पोजीशंस को शिफ्ट कर सकते हो, इंटरचेंज कर सकते हो। फाइन, अब इधर देखो, रे डायग्राम को कंप्लीट करना है। इतना हमारा केस क्लियर हो गया, सिंपल। फर्स्ट कॉन्वेक्स लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्ट को तुमने रखा फोकस और 2f के बीच में, इमेज तुम्हारी बनेगी आफ्टर ये बियॉन्ड 2f। ये तो सबको ये पता है ना, ऑब्जेक्ट को अगर f और 2f के बीच में रखें तो इमेज हमारी बनती है बियॉन्ड 2f। अब इसके वाली इमेज को कैसे बनाना? सिंपल, ये हमारी इमेज बन गई। एक रे को निकालो यहां से ऑप्टिकल सेंटर से, जो बिल्कुल यहां से पास होते हुए जाएगी, ठीक है। ये थोड़ी सीधी कर लेना, बनाओ। मैंने बता दो, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप में थोड़ी डायग्राम जबरदस्ती बनानी पड़ती है, कुछ भी है ना। करो कंप्लीट, ठीक है। और ये तुम्हारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। देखो हो क्या रहा है, आई से एक रे तो हमारी ऑब्जेक्टिव ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है, ये तुम्हारी ऑप्टिकल सेंटर बिल्कुल सीधी जाएगी, ठीक है। एक रे तुम्हारी यहाँ पे आई, ठीक है, ये रिफ्रैक्ट हुई और ये तुम्हारी यहाँ पे मीट कर, ठीक है। अब ये डायग्राम थोड़ा देख लेना, ये थोड़ा जबरदस्ती, ये इमेज फॉर्मेशन वाला पार्ट प्रैक्टिस से ही बनता है, मतलब अब जैसे बना रहे हो माइंड में रख लेना तुम्हारी डायग्राम्स कैसे कैसे बन रही हैं, ठीक है। मतलब एरो आई से आ रही है जो उल्टी डायरेक्शन आएगी, उल्टी क्यों आएगी? ठीक है, आई से हम देख रहे हैं इसको, जा रही है ना सर, आई से वो तो आएगी तो जाएगी एक तरफ से रील आएगी दूसरी जाएगी, जैसे मर्जी कर दो। फाइन, रे डायग्राम इज कंप्लीट। अब ये देख लेना, जैसे तुम्हारी रे डायग्राम कंप्लीट हुई है अभी, कौन सा
बाद देखो ये मैं बता तो रहा हूँ, ये अब A तुम dash B dash बन गया उसके बाद। A डैश B डैश बन गया, उसके सामने हमने अब ये देखो हो क्या रहा है। अगर हम सिंपल वर्किंग देखें, पहले मेरे पास एक ऑब्जेक्ट था AB, मैंने इसको रखा ऑब्जेक्टिव लेंस के सामने, इसने इसकी इमेज बना दी A डैश B डैश। आई एम नॉट क्वाइट सेटिस्फाइड विद दिस इमेज, मुझे चाहिए कि इस इमेज को मुझे और बड़ा करके देखना है, इसको मैंने स्टडी करने के लिए, और स्टडी करने के लिए मुझे इसकी इमेज और बड़ी चाहिए। तो मैंने क्या किया ना, इसके आगे मैंने एक और लेंस रख दिया। अब ये जो इमेज है A डैश B डैश, दिस विल एक्ट एज अ ऑब्जेक्ट फॉर आईपीस। क्लियर हुआ? A डैश B डैश हमारी क्या बनी, इमेज बनी। दिस विल नॉट बी अ फाइनल इमेज, जो हमें दिखेगी फाइनल इमेज वो दिखेगी A डैश B डैश। ठीक है, A डैश B डैश एक इमेज है जो ऑब्जेक्टिव लेंस की बनी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस वाले के सामने जो हमारा AB ऑब्जेक्ट था उसकी इमेज बनी A डैश B डैश। नाउ दिस A डैश B डैश इमेज विल एक्ट एज अ ऑब्जेक्ट फॉर आईपीस। यहां से हमने आई से दो रेज का पाथ लिया, एक हमारी ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू जा रही है, एक हमारी रिफ्रैक्ट होके यहाँ पे मीट कर रही है। दोनों रेज जहाँ पे मीट करेंगी वहां पे हमारी इमेज बनेगी फाइनल A डैश B डैश, जो हमें विजिबल। ठीक, हेडिंग बनाओ, एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीफाइंग पावर। एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीफाइंग पावर, एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, अब यहाँ पे भी थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी है। कंस्ट्रक्शन देख लो यहाँ पे अब क्या हो रही है, वहां पे कंस्ट्रक्शन थी, थोड़ी कंस्ट्रक्शन इस डायग्राम में हमने ये करनी है। फाइनल इमेज है, ठीक है। यस, करो नोट इसको, इस कंस्ट्रक्शन को। जरूरी सर F और A के बीच, O के बीच में नहीं, इधर देखो, इसकी कोई, ये जो तुम्हारा फाइनल इमेज है इसकी कोई पोजीशन जरूरी नहीं है कि वो इससे पीछे बने, वो कहीं पे भी बन सकती है। ठीक है, अगर इसके भी पीछे बन रही है तो भी तुम्हारी ठीक है। ठीक है, दैट इज नॉट कोई हार्ड एंड फास्ट रूल कि ये जो फाइनल इमेज है तुम्हारी यहाँ पे बननी चाहिए, इन दोनों के बीच में बननी चाहिए। इसका A डैश B डैश का कंफर्म है कि ये फोकस से पीछे बनेगी। ठीक है, ये जो फाइनल इमेज बननी है तुम्हारी ये कहीं पे भी बन सकती है। ठीक है, ढंग से अगर डायग्राम बनाओ, अगर हम प्रॉपर्ली डायग्राम बनाएं, जबरदस्ती रेस को मीट ना कराएं, तो ढंग से इमेज तुम्हारी कभी-कभी इस लेंस से भी पीछे शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, तो उसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बट एग्जाम में इतना रिस्क मत लेना। ठीक है, अपनी ईमानदारी मत दिखा के रहना, रेस को जबरदस्ती मीट करा के इस ऑब्जेक्ट से थोड़ी पीछे इमेज बना देना। ठीक है, क्योंकि टोटली थ्योरेटिकल टॉपिक ही है, रिस्क मत लेना। अब इधर देखो, कंस्ट्रक्शन क्लियर है, मैंने क्या किया है, देखो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट था इसके पैरेलल मैं यहाँ पे रे को लेके गया फाइनल इमेज वाली। ठीक है, फाइनल इमेज को मैंने थोड़ा सा ऊपर कंस्ट्रक्ट किया और ये मैंने एंगल बना दिया। अब अगेन मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बीटा अपॉन अल्फा। ठीक है, मैग्निफिकेशन का हमारा फाइनल फॉर्मूला होता है बीटा अपॉन अल्फा। बीटा तुम्हारा एंगल formed by the image at the eye। ठीक है, तो ये हमारी इमेज, ये फाइनल एंगल बना रही है बीटा, और ये तुम्हारी ऑब्जेक्ट बना रहा है एंगल अल्फा। हाँ जी, अब देखो, अब वैल्यूज लिखो बीटा और अल्फा की। यस, m इक्वल टू बीटा, बीटा को क्या लिखेंगे, tan बीटा a डबल डैश b डबल डैश अपॉन a डबल डैश o। क्लियर हो रहा है? ठीक है, इस ट्रायंगल को देखो, a डबल डैश b डबल डैश o, tan बीटा की वैल्यू क्या होगी, a डबल डैश b डबल डैश अपॉन a डबल डैश o। तो a डबल डैश b डबल डैश अपॉन a डबल डैश o। और अल्फा की वैल्यू क्या होगी तुम्हारी, अल्फा की वैल्यू, ये AB है तो ये भी तुम्हारा AB, लेट्स से मैंने इसको C ले लिया, तो AB और a डबल डैश C तुम्हारा सेम है, तो a डबल डैश C कैन बी रिटन एज AB। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, AB अपॉन a डबल डैश O। वैसे सर अल्फा जो होता है वो तो एंगल सबटेंडेड ऑन आई होता है ना। हाँ, तो हम ऑप्टिकल सेंटर, लास्ट केस में भी हमने ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू ही लिया था। नहीं, आई से तो फिर वो तुम्हारा कोई प्रॉपर ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। ठीक है, लास्ट केस में भी हमने ऑप्टिकल सेंटर को ही रेफरेंस मान के चलता है, इसमें भी ऑप्टिकल सेंटर को ही रेफरेंस मान के चलेगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा बन जाएगा tan अल्फा की वैल्यू बन जाएगी AB अपॉन a डबल डैश O। तो a डबल डैश O, a डबल डैश O कैंसिल, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या बन गया,
a डबल डैश b डबल डैश अपॉन a कोई इशू इसमें? वही चीज आ गई। a डबल डैश b डबल डैश क्या है तुम्हारी? हाइट ऑफ फाइनल इमेज, और a भी तुम्हारा क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे ध्यान रखना, जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की डेरिवेशन है उसमें यहाँ पे सिंपल माइक्रोस्कोप की डेरिवेशन में हमने इसके बाद क्या किया था? इसको v अपॉन u के इक्वल रख के मिरर लेंस फार्मूला लगा दिया था। अब यहाँ पे एक स्टेप फालतू करना है, वो स्टेप क्या होगा? यहाँ पे देखना, m की वैल्यू आ गई a डबल डैश b डबल डैश अपॉन ab। इस इक्वेशन को आई विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय a डैश b डैश, मतलब यहाँ पे हमने बीच वाली इमेज को के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। यहाँ पे नोट कर लो चाहे, multiply and divide by a dash b dash, नोट कर लो, multiply and divide by a dash b dash। इधर देखो, ये जो हमारी टर्म बनी दिस वुड बी ME, और ये जो हमारी टर्म होगी इट वुड बी MO। अब इस चीज को देखने की कोशिश करो, बस पूरे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ये है काम की चीज, ठीक है। यहां पे मैं साइड पे लिख देता हूं a डबल डैश b डबल डैश अपॉन a डैश b डैश, इट वुड बी और ME, और a डैश b डैश अपॉन AB विल बी और MO। ME का मतलब मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस, और M नॉट तुम्हारा मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। कॉमन सेंस मैग्निफिकेशन। अभी इधर देखो, यस नोट हो गया ये, ठीक है। अभी इधर देखो, ये मुझे करने की जरूरत क्यों पड़ी, इस चीज को समझो। यस ऑन द बोर्ड हो क्या रहा है, अगर हम इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप की थोड़ी डिटेल्ड वर्किंग देखें, फ्रॉम द डिटेल्ड वर्किंग इट इज क्लियर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टेकन अ ऑब्जेक्ट AB। फॉर दैट ऑब्जेक्ट AB देयर विल बी अ इमेज A डैश B डैश ऑन द अदर साइड ऑफ लेंस। तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है उसकी मैग्निफिकेशन क्या होगी? देखो मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो AB एक ऑब्जेक्ट था ऑब्जेक्टिव के लिए, उस ऑब्जेक्टिव ने इस ऑब्जेक्ट की इमेज बना के दी A डैश B डैश, तो इसकी मैग्निफिकेशन क्या बनी? A डैश B डैश अपॉन AB। सो मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव विल बी A डैश B डैश अपॉन AB। ट्रू, फाइन। फिर उसके बाद क्या हुआ, जो A डैश B डैश बने, A डैश B डैश क्या बनी? इमेज किसकी? ऑब्जेक्टिव की। ये एक्ट करेगी क्या? ऑब्जेक्ट फॉर आईपीस, और फाइनल इमेज क्या बनी? A डबल डैश B डबल डैश। तो मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस क्या होनी चाहिए? A डबल डैश B डबल डैश अपॉन AB के A डबल डैश B डबल डैश अपॉन A डैश B डैश, A डबल डैश B डबल डैश अपॉन A डैश B डैश, क्योंकि A डैश B डैश क्या है तुम्हारा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। इसने वर्ड सही पकड़ा, A डबल डैश B डबल डैश, A डैश B डैश विल एक्ट एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर आईपीस। इसको नोट कर लो, A डैश B डैश will act as a virtual object for eyepiece। ठीक है, ये ऐसी चीजें मैं कहता हूं, नोट कर लिख के आओ पेपर में, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये होते हैं स्कोरिंग मार्क्स। A डैश B डैश will act as a virtual object for eyepiece, और eyepiece की मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगी? A डबल डैश B डबल डैश अपॉन A डैश B डैश, क्योंकि उसके लिए ऑब्जेक्ट A डैश B डैश है, उसके लिए ऑब्जेक्ट A भी नहीं है, उसको A भी नहीं पता क्या, उसको A डैश B डैश पता है, मुझे इसको मैग्नीफाई करना। तो अब अगर हम सबसे ट्विस्टिंग पॉइंट देखें, देखो सोचा क्या गया और हुआ क्या। साइंटिस्ट ने सोचा कि ऑब्जेक्टिव लेंस से एक ऑब्जेक्ट को मैं मैग्नीफाई करूंगा, उसके आगे सीरीज में एक आईपीस रख दूंगा, वो उसकी इमेज को मैग्नीफाई कर देगा, और फाइनल इमेज क्या होगी? इसकी मैग्नीफिकेशन और इसकी मैग्नीफिकेशन ऐड अप हो जाएगी। और जबकि हुआ क्या, फाइनल मैग्नीफिकेशन जो बनी, अब ये नेट एम क्या है तुम्हारा? एक बना m नॉट, एक बना me, तो m क्या बना? m नॉट इंटू me। ये फायदा हुआ नुकसान हुआ? बहुत बड़ा फायदा हुआ। ठीक है, अगर एक की मैग्नीफिकेशन 25 है,
दूसरे की भी मैग्निफिकेशन फैक्टर अगर 25 है, वैसे तो दोनों की सेम नहीं होगी क्योंकि दोनों की फोकल लेंथ डिफरेंट है, ठीक है। तो अगर एक की मैग्निफिकेशन लेट्स से 25, ऑब्जेक्टिव की मैग्निफिकेशन 5 बार ज्यादा होगी। देखो ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ ये तो स्टार्टिंग में क्लियर हो चुका है ना, दोनों लेंसेज में ऑब्जेक्टिव और आईपीस में किसकी पावर ज्यादा किसकी पावर कम, ऑब्जेक्टिव की पावर ज्यादा आईपीस की पावर कम, ठीक है। लेट्स से मैंने इसकी पावर मान ली +25 डायरेक्टर, ठीक है, और इसकी पावर मैंने मान ली, और पावर पॉजिटिव में लूंगा क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस पॉजिटिव पावर का मतलब इसने रेज को कन्वर्ज करना है, ठीक है, हर चीज का लॉजिक, और नेगेटिव डाइवर्ज वो तुम्हारा कॉन्केव होता है। और आईपीस की मैंने पावर मान ली लेट्स से +10 डायप्टर, तो हमने क्या सोचा 25 डायप्टर से ये मैग्नीफाई कर देगा, 10 डायप्टर से ये मैग्नीफाई कर देगा, ओवरऑल 35 डायप्टर हो जाएगी। जबकि हुआ क्या 25 डायप्टर से इसने मैग्नीफाई किया, 10 डायप्टर से उसने किया, फाइनल मैग्निफिकेशन 250 डायप्टर होगी। 25 × 10 250 डायप्टर, फाइनल मैग्निफिकेशन विल बी प्रोडक्ट ऑफ MO × M। क्लियर हुआ? अब ये हुआ कैसे, फाइनल मैग्निफिकेशन का जब हमने सिंपल मैग्निफिकेशन का जनरल फॉर्मूला लगाया β/α tan β/tan α परपेंडिकुलर अपॉन बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो गया, ये इक्वेशन बनी। यहां तक देखो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला a'-b' फाइनल हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहां पे मैंने क्या किया a'-b' से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया। जैसे ही a'-b' से मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, एक फैक्टर बन गया मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस, एक फैक्टर बन गया मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। अब यहां पे भी देखो, इसको मैंने क्लियरली साइड पे लिख के दिखा दिया क्योंकि याद करने वाली चीज नहीं है, ये कॉमन सेंस है भाई। ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव लेंस है, इसकी मैग्निफिकेशन क्या होगी, ये कितना मैग्नीफाई करेगा, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसके लिए इमेज क्या है a'-b', ऑब्जेक्ट क्या है ab। आईपीस की मैग्निफिकेशन ME क्या होगी, इसके लिए इमेज क्या है a'-b', ऑब्जेक्ट क्या है a', ठीक है। तो ये तुम्हारा फाइनल बन गया मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला MO × ME। अब 2 पॉइंट और हैं इसमें, बस एक स्टेप और है फाइनल डेरिवेशन तक पहुंचने के लिए। इतने में कोई इशू नोट हो गया? शैल आई रब दिस? फाइन। तो इतना हमारा कंटेंट क्लियर हो चुका है। चलो अब देखो इसके अगला स्टेप क्या है। देखो कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के जितने केसेस है ना, इनको समझने से ज्यादा चीजों को डिटेल देखो कि किस स्टेप के बाद हमने क्या स्टेप फॉलो करना है, क्योंकि ये कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं कि फाइनल में अगर ये टू द पॉइंट क्वेश्चन आ जाता, दिमाग ना लगाना पड़े, करना क्या पहले से माइंड में प्लान हो, कंस्ट्रक्शन होगी, डायग्राम बनेगी, ये निकलेगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या बचा, मैग्नीफाइंग पावर का एक्सप्रेशन। मैग्नीफाइंग पावर का हमारा एक एक्सप्रेशन तो देखो बन चुका है। m की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, MO × ME, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इनटू मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस। अब देखो इसमें हमने करना क्या है फाइनल एक्सप्रेशन निकालने के लिए। m की वैल्यू मेरे पास MO × ME हो चुका है, हमें फाइनल इमेज कौन दे रहा है, आईपीस। फाइनल इमेज हमें कौन दे रहा है, आईपीस। वहां पे देखो सिंपल माइक्रोस्कोप में हमें फाइनल इमेज कौन दे रहा था, एक लेंस दे रहा था, उसकी मैग्नीफिकेशन पावर का हमने क्या एक्सप्रेशन निकाला था, m = 1 + d/f, ठीक है। ये सबको याद है ना। लास्ट केस में जो लास्ट केस में हमारा मैग्नीफाइंग पावर का एक्सप्रेशन आया था, दैट वाज 1 + d/f। अब यहां पे जो हमें फाइनल इमेज दे रहा है, ये कौन दे रहा है, आईपीस। तो मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस को मैं डायरेक्टली अगर लिखूं 1 + d/fe, कोई दिक्कत? वहां पे हमें फाइनल इमेज एक लेंस दे रहा था, उसकी मैग्निफिकेशन थी 1 + d/f। अब यहां पे जो मुझे फाइनल इमेज दे रहा है वो आईपीस दे रहा है, तो मैं इसको लिख रहा हूं 1 + d/fe। और इसको डायरेक्टली लिखना नहीं, इसको तुम करके आओगे, कैसे निकालोगे, लेंस फार्मूला लगा के 1/v - 1/u = 1/f। पूरी मोटी डेरिवेशन की थी हमने लास्ट केस में, वही डेरिवेशन करोगे, एक चेंज आएगा क्या, f की जगह f डाल दोगे, ठीक है। नाउ मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव की मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज टू दैट ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज टू दैट ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एक फार्मूला होता है, और लेंस के केस में मैग्निफिकेशन का दूसरा फार्मूला v/u। अब यहां पे देखो v/u, ठीक है। ये मैंने v/u लिख दिया, हां जी। अब यहां पे कौन सी इमेज बन रही है, ये रियल एंड इन्वर्टेड। वहां पे कौन सी इमेज थी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट के केस में मैंने v को, अब ये देखो ये भी मैंने v/u मैग्निफिकेशन का फार्मूला लिखा है, अभी कन्वेंशन डालने हैं, साइन कन्वेंशन, हां जी। अब यहां पे साइन कन्वेंशन क्या डालेंगे, v को क्या लेंगे, पॉजिटिव के नेगेटिव, पॉजिटिव। वहां पे नेगेटिव लिया था, यहां पे पॉजिटिव, तो v पॉजिटिव और u तुम्हारा नेगेटिव। तो ये तुम्हारा फाइनल जो मैग्निफिकेशन का फार्मूला बनेगा वो बनेगा -v/u ×
1 plus d upon Fe. कर लो नोट. This is the final expression for magnification of a compound microscope. नोट करो. क्लियर हुआ किया गया. अब यहाँ पे देखो एक स्टेप मैंने स्किप किया है. क्या? 1 plus d upon f. ये भी आप डिराइव करके आओगे. क्या करोगे यहाँ पे? मिरर फॉर्मूला लगा दोगे. फाइनल मैग्निफिकेशन प्रोडक्ट ऑफ मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव और मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस होगी. जो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है उसकी मैग्निफिकेशन v upon u. साइन कन्वेंशन डालोगे. रियल एंड इन्वर्टेड के लिए v तुम्हारा पॉजिटिव, u तुम्हारा नेगेटिव, v upon u और me तुम्हारा 1 plus d by fe. लेंस फॉर्मूला लगा दिया. क्लियर? यस. इसका नेक्स्ट, इसका देखो केस 1 क्लियर है हमारा. इसका स्पेशल केस बनाओ. केस 2 व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी. ठीक है, उसका भी केस 2 था. व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी उसमें एक्सप्रेशन कितना आया था? d by f. 1 कट गया था, कैंसिल हो गया था. इसका केस बनाओ. व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी. केस 2 व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी. When v is equals to infinity. When the image is formed at infinity, तो मैग्निफिकेशन का जो तुम्हारा फॉर्मूला आएगा, मैग्नीफाइंग पावर का जो तुम्हारा फॉर्मूला आएगा, that will be equal to L d upon FO FE. नोट करो. When the image is formed at infinity, magnifying power का formula LD upon FOFE, where L is the distance between the objective lens and eyepiece lens. Distance between the objective lens and eyepiece lens. इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है. ठीक है, तुम्हें क्वेश्चन इसके साथ का, जैसे क्वेश्चन क्या आएगा, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप. साथ में न्यूमेरिकल दे दिया जाएगा. देखो न्यूमेरिकल. ट्यूब ऑफ अ माइक्रोस्कोप. ट्यूब ऑफ अ माइक्रोस्कोप इज ऑफ लेंथ 15 सेंटीमीटर. ट्यूब ऑफ अ माइक्रोस्कोप इज ऑफ लेंथ 15 सेंटीमीटर. Tube of microscope is of 15 centimeter. आगे लिखो. Focal length of objective and eyepiece are 3 centimeter and 2 centimeter respectively. Focal length of objective and eyepiece are 3 centimeter and 2 centimeter respectively. Find the magnifying power of the microscope if the final image is formed at infinity. Find m if v is equals to infinity. Now 62.5 नहीं 37.5. L तुम्हारा कितना है, बस डाल दोगे वैल्यू. m की वैल्यू L कितना है 15, d कितना है 25 होता ही है. FOFE 3 into 2, ये तुम्हारा 37.5 आ रहा है. 62.5 आ रहा है, मैंने गलत दिया. 62.5. ठीक है. मैग्निफिकेशन यूनिट्स, मैग्निफिकेशन के यूनिट्स नो यूनिट. फैक्टर क्यों? 9 यूनिट. मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है मैग्निफिकेशन तो डायमेंशन है. अब लिखो एक और. ये वर्किंग क्लियर है पूरी? ठीक है, इधर देखो. ठीक है, ये केस याद रखना है एक बस. फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी का LD अपॉन FOFE. चला रब दिस. एक सेकंड मुझे, एक सेकंड पहले मुझे बस एक बार कंप्लीट कराने दो. कंटेंट फिर लेता हूं. लिखो एक और क्वेश्चन. राइट डाउन क्वेश्चन. लिखो. यू आर गिवन 3 lenses
you are given three lenses, powers हैं P1 equal to 6 diopter, P2 equal to 3 diopter and P3 equal to 12 diopter. You are given three lenses, P1 equal to 6 diopter, P2 equal to 3 diopter and P3 equal to 12 diopter. Which of the two lenses you will select to form a compound microscope? P2 and P3. P2 as eyepiece and P3 as objective. इन दोनों में से कौन कौन सा लेंस आप लोगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए और किसको ऑब्जेक्टिव बनाओगे, किसको आईपीस बनाओगे? पहले तो किसको नेग्लेक्ट करना है, किसको नहीं लेना? P1 को नहीं लेना। चलो ठीक है, P1 को छोड़ देते हैं क्योंकि ये इंटरमीडिएट वैल्यू है। एक पावर छोटी है, एक पावर बड़ी है। जो बड़ी पावर है वो किसके लिए यूज होगी? ऑब्जेक्टिव के लिए, छोटी वाली आईपीस के लिए। ठीक है, तो P3 वाला जो +12 डायप्टर है ये क्या करेगा? ऑब्जेक्टिव का काम। और P1 वाला जो +3 डायप्टर है ये किसका काम करेगा? आईपीस लेंस और ऑब्जेक्टिव लेंस। लेक्चर के स्टार्टिंग में क्लियर कर दिया था। ऑब्जेक्टिव हमारा मेन लेंस होता है, इसकी पावर एज हाई एज पॉसिबल होना चाहिए। आईपीस हमारा सपोर्टिव लेंस होता है, इसकी पावर तुम्हारी कम होनी चाहिए। ठीक है, और फोकल लेंस इसके इनवर्स। ठीक, चलो नेक्स्ट टॉपिक बनाओ इसी के साथ का, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के आगे। रिजॉल्विंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ माइक्रोस्कोप। अब ये बिल्कुल टू द पॉइंट डेफिनेशन आपको याद रखनी है। रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ माइक्रोस्कोप, रिजॉल्विंग पावर ऑफ ठीक है, ये एक नंबर में सिंपल डेफिनेशन आती है। पैटर्निक्स डेफिनेशन, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ smallest distance, it is the reciprocal of smallest distance between two points, which can be seen as separate। ठीक है, टू द पॉइंट ऐसे ही याद करनी पड़ेगी। रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ माइक्रोस्कोप इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स व्हिच कैन बी सीन एज सेपरेट, और इसका फॉर्मूला होता है 2 म्यू sin बीटा। रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला होता है 2 म्यू sin बीटा अपॉन 1.22 लैम्डा। एआईपीएमटी में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप और रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप का सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड। ठीक है, फॉर्मूला सीधा लगना होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन होगा, बीटा गिवन होगा, लैम्डा गिवन होगा, रिजॉल्विंग पावर निकालो। रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ माइक्रोस्कोप इज गिवन बाय 2 म्यू sin बीटा अपॉन 1.22 लैम्डा। ठीक है, ये रेयर है। रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप सीबीएसई में नहीं आता, टेलीस्कोप बहुत बार रिपीट हुआ है। रिजॉल्विंग पावर का सिंपल फॉर्मूला, ठीक है, 2 म्यू sin बीटा अपॉन 1.22 लैम्डा। राइट डाउन वेयर म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू इज द refractive index of medium between objective and eyepiece। ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच में जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बुक में इसको 2n sin बीटा भी लिखा होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n से डिनोट किया होगा, हम म्यू से डिनोट करते आए हैं तो म्यू रहने दो। 2 म्यू sin बीटा अपॉन 1.22 लैम्डा। म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस। आगे लिखो बीटा इज द एंगल सबटेंडेड बाय
एंगल सबटेंडेड बाय रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ माइक्रोस्कोप, angle subtended by radius of the objective of microscope on one point of the objective. Angle subtended by the radius of the microscope on one point of ऑब्जेक्टिव के रेडियस का ऑब्जेक्टिव के ही किसी पॉइंट पे जो एंगल बनेगा वो तुम्हारा बनेगा बीटा, और लैम्डा तुम्हारी क्या, वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, मतलब ये टू द पॉइंट टॉपिक है, बिल्कुल फ्रेम हो गई, इतना लिख के आना और कुछ नहीं है इसमें कंटेंट। ठीक है, दिस इज योर रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। ठीक है, बीटा ये तुम्हारा क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय रेडियस ऑफ द माइक्रोस्कोप, नहीं रेडियस ऑफ द माइक्रोस्कोप ऑन वन पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ माइक्रोस्कोप, objective of radius of objective of microscope। ऑब्जेक्टिव लेंस का इधर देखो, ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव लेंस है ना, ठीक है, इसका एक कंप्लीट तुम्हारा कुछ, इसको जब तुम कंप्लीट करोगे तुम्हारा एक सर्कल बनेगा, वो तुम्हारा कुछ रेडियस होगा, ये रेडियस तुम्हारा एंगल सबटेंडेड बाय द रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ माइक्रोस्कोप ऑन वन पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव। ये जो तुम्हारा रेडियस है, ये तुम्हारा रेडियस पूरे ऑब्जेक्टिव, जैसे लेट्स से तुम्हारा रेडियस हो गया, ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव लेंस पे किसी भी पॉइंट पे एंगल बनाएगा, वो तुम्हारा बीटा कहलाएगा। रेडियस जो तुम्हारा बना है ऑब्जेक्टिव लेंस का, उस रेडियस का एंगल ऑन एनी पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव। इसका न्यूमेरिकल नहीं आना, कुछ मतलब बहुत रेयर केस है। रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रो टेलीस्कोप का फिर आ जाता है, अगर आया भी बिल्कुल फार्मूला बेस होगा, एंगल में नहीं कैलकुलेट किया जाएगा, डायरेक्टली गिवन होगा बीटा ही। ठीक है, सो let's find up to this is all about microscopes till we have done, we have covered simple microscope, we have covered compound microscope और telescope। कल के नेक्स्ट क्लास हाफ लेक्चर में हमारा टेलीस्कोप पे इतना टाइम नहीं लगना, हमने बस एस्ट्रोनॉमिकल जो पूरा आज कंटेंट किया था, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की वर्किंग पढ़नी है। वर्किंग में भी डेरिवेशन अगर चाहो तो आज घर से ट्राई कर सकते हो। एस्ट्रोनॉमिकल देखो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में एक डिफरेंस है बस, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन फिक्स थी, वहां पे ऑब्जेक्ट तुम्हारा इंफिनिटी में पड़ा होगा। अब काम की चीजें बस मेरी दो कराने वाली रहेगी, रिफ्लेक्टिंग और रिफ्रैक्टिंग टाइप माइक्रोस्कोप्स में डिफरेंसेस और रिफ्लेक्टिंग टाइप माइक्रोस्कोप के लिमिटेशंस, रिफ्लेक्टिंग और रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप के डिफरेंसेस और रिफ्लेक्टिंग और रिफ्रैक्टिंग के लिमिटेशंस, फाइन, और रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप का भी डायरेक्ट, फाइन। तो नेक्स्ट क्लास से हाफ क्लास में हमारा ये कवर अप हो जाएगा, ठीक है।